नमस्कार। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आपका स्वागत है। गेट सब्सक्रिप्शन लेकर आपको क्या क्या मिलेगा? आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज आपके सामने दिए जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज से मतलब यहाँ ये है कि आपको अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, आपकी समझ के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग उनको स्ट्रक्चर किया जाएगा ताकि आप आसानी से उसको समझ के और अपनी यूटिलिटी, अपने यूज में उसको ले सकें। लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे जिनसे आप अपनी तैयारी को असेस कर पाएंगे। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, बहुत सारा पीडीएफ डाउनलोड कर पाइएगा, बहुत सारे वीडियोज देख पाइएगा, बहुत सारे लाइव क्लासेस कर पाइएगा। इसके लिए आपको लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जो कि आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हूं ज्ञान तिवारी, आपके साथ 15 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और बहुत सारी चीजें आपके साथ सीखने को मिलती हैं। एमए एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी हमारा एकेडमिक है। आप हमें टेलीग्राम चैनल और अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के पास 100+ टॉप एजुकेटर्स हैं, जिनमें से आप कुछ एजुकेटर्स के कुछ एजुकेटर्स के फोटो आपके सामने हैं। आप इनके एक्सपर्टाइजेशन को बेनिफिट कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इन सब की क्लासेस को भी आप देख सकते हैं, इनकी क्लासेस को आप कर सकते हैं, इनके वीडियोज को देख सकते हैं। अनअकैडमी आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए 15,500 से अधिक कोर्सेज चला रहा है जो कि पूरे इंटायर सिलेबस को कवर कर रहे हैं और आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। आपके पास सब्सक्रिप्शन लेने के दो तरीके हैं, आप प्लस में जा सकते हैं या फिर आइकॉनिक में जा सकते हैं। अगर आप प्लस में जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आइकॉनिक में जाते हैं तो क्या मिलेगा, एक कंपैरेटिव चार्ट यहाँ बताया गया है। प्लस में जाते हैं तो 1 महीने से लेकर 36 मंथ तक की फीस आपको समझाई गई है, जिसमें से किसी भी फी पर एडमिशन के टाइम पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और इस 10% के डिस्काउंट को पाने के लिए आपको हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करना होगा। अगर आप आइकॉनिक में जाते हैं तो आइकॉनिक में कुछ ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी आपको, जैसे आपको पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस मिलेगी आपको, जो कि बहुत ही जरूरी है, आपकी तैयारी का बहुत अहम हिस्सा है। स्टडी प्लानर मिलेगा, आपकी स्टडी को आपके अकॉर्डिंग प्लान करके दिया जाएगा। पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा, आपका व्यक्तिगत रूप से कैसे आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है और उस इम्प्रूवमेंट में आप और चीजें क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ से आपको उपलब्ध होंगी। उसका फी यहाँ पे बताया गया है और उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के बाद आपकी फी ये हो जाएगी और डिस्काउंट को पाने के लिए आपको रेफरल कोड यूज करना होगा ज्ञान। अगर आप केवल ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। आप जो है 5,000 से 50,000 तक की फी है जो कि 1 महीने से 3 साल तक के लिए है। आप अपनी सुविधा अनुसार कम से कम 1 साल का लेना चाहिए। आप चाहे जीएस का ले रहे हो चाहे ऑप्शनल का ले रहे हो, 1 से 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने से आप अपनी तैयारी में पूरे सिलेबस को प्रॉपरली समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए। एक कंपटीशन मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल चल रहा है, आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें। आप अपने प्रिपरेशन को जज कर पाएंगे इसके माध्यम से और साथ ही साथ कुछ प्राइज भी जीत पाएंगे आप। जो लोग यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके पास टाइम बहुत कम है। उनकी तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए 21 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुआ, आप उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें ताकि आपकी तैयारी को बेहतर बनाया जा सके, बहुत अच्छा कर सकें आप आने वाले एग्जाम में। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इनके अलावा कुछ और भी कोर्सेज हैं, आप इनको भी अपनी सहूलियत के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक में फी बढ़ने वाला है, प्राइस हाइक होने वाला है, तो प्राइस हाइक इज कमिंग सून। प्राइस हाइक हो उससे पहले आप अपना सीट कंफर्म कर लें, अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, अपना सब्सक्रिप्शन कर लें और जिनके पास प्लस है वो आइकॉनिक में अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपना आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों ये तो था आपके ज़रूरत की चीज़ें जिनमें आपको ज़रूर जानना चाहिए और अनअकैडमी के एजुकेशन रिवॉल्यूशन से आपको फायदा लेना चाहिए। आज का सेशन क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि पीछे की क्लासेज में हम लोग मनी एंड बैंकिंग
का टॉपिक कर रहे हैं और मनी एंड बैंकिंग को हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। मनी एंड बैंकिंग के लास्ट सेशन में हम लोगों ने, लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ा, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा जिसमें आरबीआई द्वारा बाजार में मुद्रा आपूर्ति को संतुलित बनाए रखने के लिए कि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति अधिक भी ना होने पाए और मुद्रा की आपूर्ति कम भी ना होने पाए, क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति कम होती है तो ये भी बाजार में समस्या उत्पन्न करती है। ये किस तरह की समस्या उत्पन्न करती है बच्चों? ये रिसेशन की समस्या उत्पन्न करती है, मंदी ले आती है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर में गिरावट आ जाती है। लोग सामान नहीं खरीदेंगे तो मांग नहीं उत्पन्न होगी, मांग घटेगा तो उत्पादन घटेगा, उत्पादन घटेगा तो रोजगार घटेगा। बहुत सारी चीजें, जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कैसे करने लगेंगे? वो डाउनवर्ड मूव करने लगेंगे, नीचे की ओर जाने लगेंगे। इसलिए इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रिसेशन कहते हैं। अगर मनी सप्लाई एक रीजनेबल लेवल पे बढ़ी हुई है तो ये क्या करेगी? मांग बढ़ाएगी। मांग क्या करेगा? उत्पादन बढ़ाएगा। उत्पादन क्या करेगा? रोजगार बढ़ाएगा, निवेश बढ़ाएगा। तो जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ये क्या करने लगेंगे? ऊपर जाने लगेंगे। लेकिन इन दोनों का रीजनेबल डिग्री पे बना रहना बहुत आवश्यक है। अगर ये भी एक बहुत ही अपर लेवल पे चला गया इन्फ्लेशन तो वो मार्केट के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा। तो हमें क्या समझना है? हमने मॉनेटरी पॉलिसी में समझा कि कैसे आरबीआई बाजार में आवश्यकता के अनुरूप मुद्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, क्या क्या उसके पास टूल्स हैं और क्या क्या तरीके हैं, हाल फिलहाल के वर्षों में उसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं। तो बच्चों ये तो हम लोग मनी पर बहुत क्लासेस कर चुके हैं और सारी बातों को समझ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं कृपया वो पीछे के वीडियोज को देखें, प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें जो भी वीडियोज हैं उनको देखें। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर, मुद्रा और बैंकिंग के एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट पर, जिसका टाइटल है भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण एवं विकास। कैसे बैंकों के नेशनलाइजेशन हुए, बैंकों के नेशनलाइजेशन से फायदे क्या हुए, नेशनलाइजेशन का उद्देश्य क्या रहा होगा, ये सारी बातें हम लोग इसमें सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है ना। क्या है नेशनलाइजेशन? तो नेशनलाइजेशन का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी यूनिट, कोई भी ऐसी इकाई, वो बैंकिंग हो या किसी और चीज से जुड़ी हुई हो, कोई भी ऐसी इकाई जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हो और बाद में सरकार उसका इक्विटी परचेज करके, इक्विटी परचेज का मतलब उसके शेयरों को खरीद कर, उसमें हिस्सेदारी को खरीद कर, और हिस्सेदारी को कितना कर दे? 51% से अधिक कर दे। मतलब कि वो क्या हो जाए? पब्लिक सेक्टर हो जाए। पब्लिक सेक्टर किसी भी इकाई को, किसी भी आर्थिक उत्पादन से जुड़ी हुई इकाई को हम पीएसयू कब कहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट कब कहते हैं? जब उसमें 51% या इससे अधिक की इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हो, भारत सरकार के पास हो। 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी कहाँ होनी चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होनी चाहिए, भारत सरकार के पास होनी चाहिए। तो सरकार ने क्या किया? जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे बैंक थे, जो क्या सारे के सारे बैंक ही प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, तो सरकार ने उनको इक्विटी परचेज किया, उनकी हिस्सेदारी खरीदी। कितना खरीदी? मिनिमम 51% हिस्सेदारी अगर सरकार ने खरीद ली तो उस यूनिट को क्या कहा जाने लगेगा? नेशनलाइज यूनिट कहा जाने लगेगा, या उसको आप पब्लिक सेक्टर यूनिट भी कहते हैं। अब पब्लिक सेक्टर यूनिट में कई बार कंफ्यूजन हो सकता है आपको। कई बार कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही स्टार्ट की जाती हैं, इनिशिएट की जाती हैं, तो एक वो पब्लिक सेक्टर यूनिट है। और कुछ होती हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अंडरटेक की जाती हैं। जैसे जब भी आप बैंकों का बोर्ड देखेंगे तो लिखा रहता है एन अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि इसको भारत सरकार ने अधिकृत कर लिया, भारत सरकार ने इसको नेशनलाइज कर लिया। तो बैंकों के नेशनलाइजेशन की कहानी ये है। कहां से शुरू होती है बैंकों के नेशनलाइजेशन की कहानी? स्वतंत्रता के बाद शुरू होती है। 1947 के बाद भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, और इस प्रक्रिया में सबसे पहला कदम जो है वो क्या है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन। आरबीआई एक प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक था। जब ये आरबीआई 1935 में बनाया गया, देन इट वाज ए प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख ओनली। तो ये एक प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक था जो कि 1949 में बैंकिंग रेगुलेशंस को लागू करने के लिए बैंकिंग के नियमों में सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आज हम यही समझेंगे कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया, फिर एसबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया, और फिर 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, फिर 6 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। तो कैसे ये कहानी चली और क्यों नेशनलाइजेशन की नौबत आती गई, वो एक कहानी के तौर पे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत में बैंकिंग उद्योग का विकास उसके राष्ट्रीयकरण की कहानी से जुड़ा हुआ है। एक बार जब 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया और यह एक केंद्रीय बैंक के तौर पर स्थापित हो गई, तो सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख कारणों से कुछ चुने हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर विचार किया। राष्ट्रीयकरण की शुरुआत कहां से हुई? पहला राष्ट्रीयकरण कब है? पहला राष्ट्रीयकरण 1949 में है। किसका है? आरबीआई का है। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद फिर राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। ये राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया कैसे शुरुआत हुई, क्यों हुई, जरा उस पर भी हम लोग बात करते हैं। देखिए, बैंक क्योंकि निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित और संचालित किए जाते थे, ऐसे में बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बेहद सीमित थी। आम लोगों की बैंकिंग सेवाओं तक कोई पहुंच नहीं थी। नेशनलाइजेशन का पहला कारण क्या रहा? पहला कारण रहा बहुत सीमित पहुंच होना। कैसे? इसलिए क्योंकि ये बैंक गांवों में नहीं जाएंगे, और जब हमने नेशनलाइजेशन की पहली खेप करी, नेशनलाइजेशन का पहला किया 14 बैंकों का 1969 में, तब इंडिया की अर्बन आज के टाइम पे हमारे यहाँ अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 30% के आसपास है। भारत में नगरीकरण का प्रतिशत 30% के आसपास है। जब हम बात कर रहे हैं तो 12 से 15% पॉपुलेशन ही नगरों में रहती थी, और ये 12 से 15% पॉपुलेशन जो नगरों में रह रही थी उसकी भी बैंक तक पहुंच नहीं थी। आज के टाइम पे भी 100% अर्बन पॉपुलेशन बैंक से नहीं कनेक्टेड है। तो फिर उस समय जो रूरल पॉपुलेशन थी, ग्रामीण जनसंख्या थी, निश्चित तौर पर उसका पहुंच नहीं रही होगी, वो इतना फ्रीक्वेंटली बैंकों तक उसकी पहुंच नहीं रही होगी। कुछ गिने चुने लोग ही बैंकों में अपने पैसे डिपॉजिट करते थे और कुछ गिने चुने लोगों को ही ऋण दिया जाता था। 1969 में हम क्या कर रहे हैं? हम जानते हैं कि 1966 से 1969 ये पीरियड है ग्रीन रिवॉल्यूशन सीजन 1 का, टर्म 1 का। ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है 1966 से 1969 के पहले योजना अवकाश के दौरान। प्रथम योजना अवकाश के दौरान ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्जिस्टेंस में आता है। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन 4 चीजों पर डिपेंडेंट होता है। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? उन्नतशील किस्म के बीज, अच्छी सिंचाई सुविधाएं, केमिकल पेस्टिसाइड रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक खादें। इन 4 चीजों पर डिपेंडेंट था। अब इसमें ये चारों ही चीजें महंगी हैं और इनको आम आदमी या आम किसान के द्वारा खरीद पाना संभव नहीं है। तो सरकार ने सोचा कि ग्रामीण ऋण प्रवाह को बढ़ाया जाए, गांवों में जो गांवों में क्रेडिट फ्लो है उसको बढ़ाया जाए। तो ग्रामीण ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए अगर हम बैंकों को कहते कि भाई आप जाके गांवों में ब्रांच खोलिए, तो ये बैंक प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे और इनको आप इस तरह से बाध्य नहीं कर सकते थे कि ये जाएं और गांवों में ब्रांचेज खोलें। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार उस समय तक मौलिक अधिकार था और किसी को भी संपत्ति अर्जन और व्ययन से बाधित नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। तो उनके इस अधिकार को वायलेट नहीं किया जा सकता था। गांवों में उन्हें ब्रांचेज खोलने के लिए नियम नहीं बनाए जा सकते थे, बाध्य नहीं किया जा सकता था। तो इसके कारण से कुछ कम ही लोग बैंकों के साथ जुड़े हुए थे और बहुत जरूरी था कि आम आदमी तक बैंकों को पहुंचाने के लिए या आम आदमी को बैंकों तक पहुंचाने के लिए ये जरूरी था कि बैंकों के ब्रांचेज ज्यादा खोली जाएं, उनका गांवों में विस्तार किया जाए,
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जमाओं को राष्ट्रीय निर्माण में नियोजित किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसे को पूंजी का रूप दिया जा सके। तो एक तो कारण ये रहा कि बहुत सारे कम लोग थे, बहुत कम लोग थे बैंकों तक पहुंच रखने वाले, और हमें उनकी संख्या को बढ़ाना था, इसलिए हमने क्या किया, नेशनलाइजेशन को बल दिया। दूसरा कारण क्या था, सरकार को, दूसरा कारण बहुत महत्वपूर्ण था, दूसरा कारण था कि सरकार को संसाधनों को ऐसे निर्देशित करने की जरूरत थी जिससे ज्यादा जनता का ज्यादा फायदा हो सके, है ना। संसाधनों को, अच्छा, संसाधनों के इस निर्देशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों बैंक की होती है। हमारे आपके पास छोटी छोटी जमाएं हैं, मान लीजिए 100 रुपए कोई जमा कर रहा है या 1,000 रुपए कोई जमा कर रहा है, तो इस 1,000 रुपए से कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती, लेकिन ऐसे 1,000 रुपए की जमाएं बहुत सारे लोगों से लेकर और नेशन डेवलपमेंट में उसको कैपिटलाइज कर दिया जाए तो वो काम में आ सकता है। पीछे हमने बहुत बार आपको बताया है कि बैंक जो हैं इनका रियल स्वरूप क्या है, ये कैपिटल फॉर्मेशन हाउस हैं, पूंजी निर्माण के घर हैं। ये हमारे शरीर में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऊर्जा बनाता है, उसी तरह से अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका होती है। ये इकोनॉमी के माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इनके बिना अर्थव्यवस्था संचालित नहीं हो पाती है। अर्थव्यवस्था के संचालन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पूंजी निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब जैसे आपका 1,000 रुपए है, अगर आपने 1,000 रुपए को बैंक में जमा कर दिया तो बैंक इस 1,000 रुपए पर आपको इंटरेस्ट देगा, तो आपको फायदा होने लगा, आपको 1,000 रुपए पर फायदा होने लगा ना। और बैंक ने क्या किया, ये XYZ को इसने लोन में दे दिया, इनसे ब्याज लेकर बैंक को फायदा होने लगा, है ना। और जिन महाशय ने ये लोन लिया है वो कहीं ना कहीं इसको निवेश करके लाभ कमाएंगे, तो देखिए इनको भी उस पैसे से फायदा मिलने लगा, और ये प्रोडक्शन बढ़ा तो ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, ये जो है आपूर्ति बढ़ाएगा, तो बहुत सारी तरह का फायदा ये करेगा। तो आप देखें कि कई चरणों पे लगभग 5 गुना ज्यादा वो कैपिटलाइज होता है। आपका 1,000 रुपए अगर बैंक में जाता है तो राष्ट्र निर्माण में वो 5,000 रुपए बन जाता है। तो संसाधनों को ऐसे निर्देशित करने की जरूरत थी जिससे ज्यादा जनता का ज्यादा फायदा हो सके, सभी को थोड़ा आसानी से ऋण प्रवाह हो सके, आसानी से लोगों को ऋण मिल सके और नेशन डेवलपमेंट में उसको खर्च किया जा सके। तो ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना जरूरी था कि छोटी जमाएं भी बैंकों में आ पाएं। अब छोटी जमाएं कैसे बैंकों में आ पाएंगे, जब आप गांवों में जाइएगा, गरीबों को बैंकिंग से जोड़िएगा तो छोटी छोटी जमाएं भी बैंकों में आ पाएंगी। अर्थव्यवस्था के व्यवस्थित विकास के लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में आ रही पूंजी पर एक निश्चित हद तक सरकार का नियंत्रण हो क्या रहा है, ये पॉइंट भी आप समझ लें। इसका ये कहना ये चाह रहा है कि जो कैपिटल, जैसे मान लीजिए बैंक प्राइवेट है, अभी आपने देखा ना कि बैंक क्या कर रहा है, कैपिटल बना रहा है, तो इस बैंक में, बैंक प्राइवेट था, अब इस बैंक में किसका पैसा आया, आपको सरकार कहेगी पता नहीं, इन्होंने किसको दिया, सरकार कहेगी पता नहीं। तो एक्चुअल में क्या होगा, मार्केट पे सरकार का नियंत्रण नहीं रह पाएगा, और खास तौर से किस पर, पूंजी पर, क्योंकि यही कैपिटल फॉर्मेशन का हाउस है। तो पूंजी पर सरकार का नियंत्रण क्रमशः घट जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। इसलिए सरकार क्या कहती है कि बैंकों को नेशनलाइज्ड करके हम क्या करेंगे, हम पूंजी पर सरकार के नियंत्रण को बढ़ाएंगे। हम देखेंगे कि मार्केट में किसके पास कितना कैपिटल जाना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग की क्या व्यवस्था है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लेंडिंग की क्या व्यवस्था है, रूरल डेवलपमेंट में लेंडिंग की क्या व्यवस्था है, इस पर सरकार का अपना एक कंट्रोल बना रहे। इसके लिए भी जरूरी था कि सरकार के बैंक हों। ये सारे कारण रहे बैंकों के नेशनलाइजेशन के। अब मुद्दा है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ, मतलब कितना कैसे हुआ। तो आप जाने कि ये 2 चरणों में हुआ। 2 चरणों में कैसे हुआ, सबसे पहले एसबीआई के बारे में जरा देखते हैं कि एसबीआई कैसे आ गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था,
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होने से पहले ये क्या था, इंपीरियल 1921 में इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, और उससे पहले भी ये क्या था, प्रेसिडेंसी बैंक थे। उन प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, और 1955 में एसबीआई एक्ट को लागू करने के साथ भारत सरकार ने तीन शाही बैंकों को, जिनको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, को आंशिक तौर पर राष्ट्रीयकृत कर लिया, और इसका नाम क्या रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरह से एग्जिस्टेंस में आया। इसके साथ भारत में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक सामने आया, और इस आवश्यक राष्ट्रीयकरण में आरबीआई ने 92% हिस्सेदारी खरीदी। किसकी हिस्सेदारी खरीदी है, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसका 92% हिस्सेदारी खरीद ली किसने, आरबीआई ने। और आरबीआई ने 92% हिस्सेदारी खरीद के इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। और आप जानते होंगे या आप जानेंगे कि 2007 में इसकी 59% इक्विटी भारत सरकार ने खरीदकर इसको आरबीआई से भी ले लिया और सरकारी बैंक बना दिया। तो ये एक प्रयोग था कि देखें कैसे काम करता है एसबीआई, है ना। अब क्या हुआ कि इस प्रयोग से संतुष्ट होकर सरकार ने संबंधित कदम उठाते हुए 8 और निजी बैंकों एसबीआई एसोसिएट एक्ट 1959 के जरिए आंशिक रूप से राष्ट्रीयकृत कर दिया और उन्हें एसबीआई के सहयोगी बैंक का नाम दे दिया। तो आपने देखा कि एसबीआई एसोसिएट्स नाम से बैंक थे, अभी वो भी नहीं रह गए। अभी आगे जैसे जैसे बढ़ोगे क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्या क्या उसमें प्रोग्रेस हुआ है, सब क्रमिक रूप से पढ़ते चलोगे। तो अब वो भी नहीं रहे, एसोसिएट्स भी नहीं रहे। लेकिन ये जबकि हम बात कर रहे हैं 1955 में एसबीआई को नेशनलाइज किया गया और एसबीआई एक्ट पास करके उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। उसके बाद 1959 में 8 और बैंकों को एसबीआई एसोसिएट एक्ट 1959 के जरिए आंशिक रूप से राष्ट्रीयकृत करके एसबीआई एसोसिएट का दर्जा दे दिया गया। आरबीआई ने इनमें भी 92% हिस्सेदारी खरीद ली और जल्दी ही स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर का गठन हुआ। स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर का आपस में विलय कर दिया गया। क्यों? क्योंकि दोनों बैंकों का कार्य लगभग एक ही क्षेत्र में चल रहा था। तो बैंकों के समेकन की प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ष 2018 में एसबीआई एवं उनके अनुषंगी बैंकों को आपस में विलयित कर दिया गया और तदोपरांत इसे एसबीआई नाम दिया गया। स्टोरी पूरी समझ में आई। देखिए पहले क्या थे, ये प्रेसिडेंसी बैंक थे। प्रेसिडेंसी मतलब जो भी प्रेसिडेंसी थी भारत में ब्रिटिश रूलिंग के दौरान, उनके नाम से इनके बैंकों के नाम थे। जैसे प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक, इस तरह के बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक, इस तरह के बैंक थे। इन सबको मर्ज करके क्या बना, इन सबको मर्ज करके बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ, ये बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 पास करके इनको एसबीआई का नाम दे दिया गया। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 92% हिस्सेदारी खरीद ली किसने, आरबीआई ने। और 8 बैंकों को 1959 में सरकार ने एसबीआई एसोसिएट एक्ट पास करके एसबीआई के एसोसिएट बैंकों के रूप में मान्यता दे दी, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ कर्नाटक, इस तरह के थे, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। इन सब को धीरे धीरे करके वर्ष 2018 में एसबीआई में पूरी तरह से विलयित कर दिया गया और अब जितने भी ये बैंक हैं ये सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं आगे की। तो ये आंशिक राष्ट्रीयकरण के प्रयोग की सफलता मिली कैसे? ये सारे राष्ट्रीयकरण किसके माध्यम से करवाए गए, आरबीआई के माध्यम से करवाए गए, सरकार ने नहीं किया, है ना। सरकार का राष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा है ये। तो ये आंशिक राष्ट्रीयकरण की जो प्रक्रिया रही ये काफी हद तक सफल रही।
बच्चों हमारी क्लास हिस्ट्री के यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल हिंदी चैनल पे भी चलती है शाम को 6 बजे से। आप जरूर उस क्लास में आइए अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो। इसके अलावा शाम को 8 बजे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे मेरी क्लास होती है, जिसमें अभी हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था जो कि पूरा हुआ है, और अब हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कल से स्टार्ट होगा। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आप उस क्लास में भी आ सकते हैं, आपको आना ही चाहिए उस क्लास में। इसके अलावा बच्चों अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी निश्चित तौर पर बहुत बेहतर हो जाएगी। और अगर आप 2021 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत बेहतर तैयारी कर पाइएगा। तो आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर भी जाइए। राष्ट्रीय बैंकों का उद्भव कैसे हुआ, जरा इसकी बात अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। आंशिक राष्ट्रीयकरण का प्रयोग सफल रहा। तो आंशिक राष्ट्रीयकरण के प्रयोग की सफलता के बाद सरकार ने बैंकों के पूर्ण राष्ट्रीयकरण का फैसला किया, और उसके लिए बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 की मदद ली गई। पहले ये बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969 पास किया गया। क्या नाम था? नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट ऑर्डिनेंस 1969। ये ऑर्डिनेंस लाया गया, और इस ऑर्डिनेंस के द्वारा मैंने बताया कि क्यों बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया होगा। तो इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से कुल 20 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हालांकि ये इस ऑर्डिनेंस से पहली बार में जब 1969 में ये ऑर्डिनेंस लाया गया था तो उसमें 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। पहली बार में 14 को, दूसरी बार में 6 को। तो अब तक इस ऑर्डिनेंस के तहत 20 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया है। इनमें से पहली चरण में 1969 में उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनके पास 50 करोड़ से अधिक की जमा पूंजी थी। तो 50 करोड़ से ज्यादा की जमा पूंजी वाले 14 बड़े बैंकों का जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और 200 करोड़ से ज्यादा की जमा पूंजी वाले 6 बैंकों का अप्रैल 1980 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इस तरह से वो बता रहा है कि कुल कितने राष्ट्रीयकरण किए गए। बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 के तहत अब तक 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया है। तो इसको आपको समझना होगा। फिर आगे क्या हुआ? सितंबर 1990 में घाटे में चल रहे न्यू बैंक ऑफ इंडिया के पंजाब नेशनल बैंक में विलय के पश्चात राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या घटकर 19 हो गई। तो वर्तमान समय में अगर आपसे पूछे कोई कि कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं तो कितने हैं? 19 हैं। लेकिन अभी आगे की स्टोरी आपको बताएगी कि इनकी संख्या और भी कम हो गई है ना। कुल 19 बैंक, पहले चरण में 14, दूसरे चरण में 6, और बाद में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया, और जिसके कारण से कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक बचे। अब आगे की कहानी कुछ इस तरह से है कि अप्रैल 2020 में देश में कुल 18 सार्वजनिक बैंक कार्यरत थे। इन बैंकों के परिचालन एवं आकार को व्यवस्थित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर वर्ष 2020 में सरकार द्वारा शुरू की गई विलयन एवं समामेलन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इनकी संख्या घटकर सिर्फ 12 रह गई है। तो हाउ मेनी बैंक्स आर नेशनलाइज्ड बैंक्स? अभी कितने नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं? तो आप कहेंगे कि 12 हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया जिनके पास 50 करोड़ या उससे अधिक की पूंजी थी। फिर 6 बैंकों को 1980 अप्रैल 1980 में किया गया जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए थी। ये 1969 में किए गए थे, ये 1980 में किए गए थे, और फिर 1993 में मर्जिंग हुआ था न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में, जिससे कितने बचे थे? 19 बचे थे। और 2020 में उनके परिचालन में जो तमाम तरह की असुविधाएं थी, बहुत उनका आकार छोटा छोटा था, तो इन सब के कारण से जो छोटे बैंक थे उनको बड़े बैंकों में मिलाने का काम किया गया, जिससे अब कितने बचे?
12 बचे। तो 12 राष्ट्रीयकृत बैंक वर्तमान समय में कार्यरत हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में बैंक खोलने बंद कर दिए। हालांकि कुछ निजी विदेशी बैंकों को देश में संचालन की इजाजत दी गई, जिसको वो बाह्य मुद्रा के कर्ज उपलब्ध करवा सकें। विदेशी बैंक, ओवरसीज बैंकिंग इसलिए होती है ताकि आसानी से हमको फॉरेन एक्सचेंज मिल सके और हम जो यहाँ से व्यापार वाणिज्य करते हैं उसको ज्यादा अच्छे से सुविधा दी जा सके। आर्थिक सुधारों की दिशा में भारत के बढ़ने के बाद सरकार ने वित्त वर्ष 1992-93 में बैंकिंग सिस्टम में समग्र सुधार शुरू किया, है ना। 1990 आप जानते हैं कि ये क्या है, ये एक टर्निंग पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी का, और न सिर्फ इंडियन इकोनॉमी का बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये 1990 के आर्थिक सुधार। तो 1990 के आर्थिक सुधारों को लागू करने के बाद, सुधारों की दिशा में भारत के बढ़ने के बाद सरकार ने वित्त वर्ष 1992-93 में बैंकिंग सिस्टम में समग्र सुधार शुरू किया और इसी से जुड़े 3 कदमों से देश में बैंकिंग सेक्टर के और विस्तार को दिशा मिली, है ना। क्या क्या जरा देखते हैं। 1993 में एसबीआई संशोधन अधिनियम के जरिए एसबीआई को पूंजी बाजार में उतरने की इजाजत मिली। इस अधिनियम के तहत एसबीआई 33% तक अपने शेयर बेच सकता था कैपिटल मार्केट में। फिलहाल पूंजी बाजार में उतरने का मतलब क्या है कि अपने शेयरों को लिस्टेड करवा सकता था और उनकी खरीद बेच कर सकता है ना। वो कंपनी, जैसे प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो कैपिटल मार्केट में अपने शेयर्स बेचती हैं, उसी तरह से इनको भी राइट दिया गया कि आप कैपिटल मार्केट में अपने शेयरों को खरीद बेची कर सकते हैं। और उसके लिए भारत सरकार के पास एसबीआई के 73% शेयर हैं। 9 जुलाई 2007 को भारत सरकार ने आरबीआई से समूची हिस्सेदारी ले ली थी, इसलिए आरबीआई को अब एसबीआई या उसके सहयोगी बैंकों पर कोई स्वामित्व नहीं है। हमने बताया कि पहले आरबीआई, कहानी क्या है, कहानी ये है कि आरबीआई ने पहले एसबीआई को खरीदा और फिर आरबीआई से इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया, भारत सरकार ने ले लिया। तो अभी आज के टाइम पे आरबीआई का कोई भी नियंत्रण का मतलब कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को लागू करने में, मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने में, सर्फेसी एक्ट, जो भी बैंकिंग को रेगुलेट करने से संबंधित जो भी नियम कानून हैं वो तो आरबीआई के लागू होंगे एसबीआई पर, मालिकाना हक नहीं होगा। 10 अक्टूबर 2007 को सरकार ने एसबीआई में अपने शेयरों को 53% तक करने के प्रस्ताव का ऐलान किया, जिससे बैंक पंजीकरण के लिए जा सके। 1994 में सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी बैंकिंग कंपनी संशोधन अधिनियम 1994 के जरिए अपनी 33% तक शेयर बेचकर पूंजी बाजार में उतरने की इजाजत दे दी। इसके बाद इजाजत दे दी मतलब कि वो भी अब कैपिटल मार्केट में अपना शेयर बेच सकते हैं, बाजार में उतरने की इजाजत दे दी। इसके बाद से ही अपनी पूंजी बढ़ाने के, कैपिटल बढ़ाने के लिए कई राष्ट्रीयकृत बैंक पूंजी बाजार का रुख अख्तियार कर चुके हैं। इनमें इंडियन ओवरसीज बैंक अग्रणी था। इन बैंकों को यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहना ही सही होगा, क्योंकि इन बैंकों में भारत सरकार की 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, लेकिन अब भी राष्ट्रीयकृत बैंक के तौर पर ही इनको जाना जाता है। बच्चों, इस बात को आप समझ लें कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी यूनिट में भारत सरकार का 100 रुपए लगा हुआ है, मतलब कि 100% भारत सरकार की ओनरशिप है। फिर भारत सरकार इसमें से कुछ हिस्से बेच देती है। बेचने का परसेंटेज कहां तक जाता है, वो मान लीजिए को 49% तक हिस्सा बेच देती है और 51% तक किसके पास रह जाता है, सरकार के पास रह जाता है। तो 51% शेयर सरकार के पास है और 49% किसके पास है, ये पब्लिक के पास है। पब्लिक को बेच दिया है इन्होंने, तो जो पब्लिक के पास चला गया है वो पब्लिक का है।
और जो 51% सरकार के पास है वो सरकार का है, और जिसकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी उसका कानूनी अधिकार उस पर ज्यादा होगा, उसकी ओनरशिप उस पर बनी रहेगी। तो ऐसी किसी भी यूनिट में जिसमें 50% से ज्यादा हिस्सेदारी भारत सरकार की है वो क्या कहा जाएगा? नेशनलाइज कहा जाएगा, सरकारी कहा जाएगा, पब्लिक सेक्टर कहा जाएगा, है ना। 1994 आगे क्या प्रगति हुई, आगे के डेवलपमेंट में क्या चीजें हैं उनको भी देखते चलें आप। 1994 में स्वयं सरकार ने देश में निजी बैंकों को खोलने की इजाजत दे दी। इस नए दौर का पहला निजी बैंक यूटीआई बैंक था, आज एक्सिस बैंक के नाम से ये जाना जाता है। यूटीआई बाद में एक्सिस बैंक के नाम से बन गया, तो पहला बैंक यूटीआई बैंक था। इसके बाद से देश में अब तक कई दर्जन भारतीय और विदेशी बैंक खुल चुके हैं। इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि 1993-94 के बाद देश में बैंकों को लेकर नीतियों में व्यापक बदलाव हुआ। एक सामान्य सिद्धांत के तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र और राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजी क्षेत्र की कंपनियों में बदला जाना है, लेकिन इनमें सरकार की न्यूनतम होल्डिंग क्या हो यह अभी भी बहस का विषय है। आप आजकल सुन ही रहे होंगे, रेगुलर आप चर्चा में रहे होंगे कि इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो उसी क्रम में बैंकों को भी प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। तो नीतियों में व्यापक बदलाव है, सार्वजनिक क्षेत्र और राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजी क्षेत्र की कंपनियों में बदला जाना है, लेकिन इसमें सरकार की न्यूनतम होल्डिंग क्या हो ये अभी भी बहस का विषय है और इसका निर्धारण नहीं हुआ है। बैंकों को सुदृढ़ करने की नीति सरकार अब भी अपना रही है, जिससे यह बैंक अपनी पूंजी के दायरे को विस्तार दे पाए और ग्लोबल बैंकिंग प्रतिस्पर्धा के महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर उभर सकें। विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें होने वाली कोई भी देरी उनके हितों को बाधित करेगी। तो बच्चों ये रहा नेशनलाइजेशन की पूरी कहानी। कैसे, और इस पूरी कहानी में आपने क्या क्या देखा? आरबीआई का नेशनलाइजेशन, फिर आपने एसबीआई का नेशनलाइजेशन, फिर आपने देखा 1969 का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, 1980, 1993, और फिर 1993 के बाद बहुत सारे रिफॉर्म जो आए उसके भी बारे में हम लोगों ने बात करी। फिर 2007 और फिर 2018 और फिर 2020। तो अभी तक बैंकिंग में जो भी चेंजेज आए, बैंकिंग सेक्टर में जो भी चेंजेज आए वो सब आपने इनके माध्यम से देखा, समझा। तो ये रहा बैंकिंग में नेशनलाइजेशन की कहानी। इसके अलावा अगले स्लाइड में, अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति कैसे बनी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति कुछ इस तरह से बनी कि सरकार की एक बहुत चिंता थी कि कैसे वो प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग करें, मतलब कि वो कैसे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को ऋण दे। आज हम जब 21वीं शताब्दी में हैं और आजादी के 70 साल पूरे कर चुके हैं, तब पर भी हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बहुत संतोषजनक नहीं है। हालांकि पिछले कई वर्षों में किसान क्रेडिट कार्ड और इस तरह की योजनाओं ने किसानों में ऋण प्रवाह में वृद्धि करी है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी खेती किसानी के मामले में, कृषकों के ऋण प्रवाह के मामले में अभी भी जो व्यक्तिगत बैंकिंग है वो काम कर रही है। जो सेठ है, साहूकार है और व्यक्तिगत रूप से उधार देने वाले लोग हैं, उनका अभी भी बाजार में बोलबाला बना हुआ है। तो कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह एक समस्या है, अभी भी एक समस्या है। ये पहले बहुत कठिन समस्या थी। सरकार इसके लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई। 1969 में सरकार ने लीड बैंकिंग स्कीम नाम से एक स्कीम लॉन्च की। हर जिले में एक बैंक को लीड बैंक घोषित किया गया। यह वो बैंक होता था जिसकी शाखाएं उस जिले में सबसे ज्यादा होती थी, पर यह भी बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाया। क्यों काम नहीं कर पाया? क्योंकि गांवों में इनकी ब्रांचेज नहीं है, ये बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकते। गांवों में ऋण देने के लिए, कृषि क्षेत्र में ऋण देने के लिए जरूरी था कि आपकी ब्रांचेज गांवों में हों
और आम आदमी आपके साथ कनेक्टेड फील कर पाए। तो ये बहुत सक्सेसफुल स्कीम नहीं रही, लीड बैंकिंग स्कीम बहुत सफल योजना नहीं रही। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसका फायदा हुआ और उसी क्रम में आगे और क्या किया जा सकता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के वित्तीयन के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कैसे हम प्रॉपर फंड की व्यवस्था कर दें और रूरल डेवलपमेंट के लिए कैसे, ग्रामीण विकास के लिए कैसे हम प्रॉपर फंड की व्यवस्था कर दें, इस बात पर सोचने के लिए काम किया गया। और इस सोच को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का की अवधारणा का विकास हुआ। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। तब इनकी संख्या 5 थी। इनका उद्देश्य बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता के घरों तक पहुंचाने का था, खास तौर पर दूर दराज के इलाकों में जहां बैंकिंग की कोई सुविधा नहीं थी। नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, नाम है इनका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, हर शब्द का अपना मतलब है। क्षेत्रीय का मतलब है कि इनको पूरे मैप में कहीं थोड़ी सी जगह 2-4 जिले दे दिए गए, यहाँ आप चलाओ, फिर 2-4 जिले किसी और को दे दिए गए, यहाँ आप चलाओ, फिर 2-4 जिले किसी और को दे दिए गए, किसी और को दे दिए गए, किसी और को दे दिए गए, किसी और को दे दिए गए। इस तरह से पूरे भारत को कई हिस्सों में बांटकर, रीजन में बांटकर, और वहां पर ग्रामीण बैंक की संरचना को विकसित किया गया। इसलिए इनको क्या कहा गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा गया। उद्देश्य क्या रहा बच्चों इनका, उद्देश्य था बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता के घरों तक पहुंचाना, लोगों की छोटी छोटी जमाओं को स्वीकार करना और लोगों को अपनी आवश्यकताओं के लिए ऋण मुहैया कराना, ऋण उपलब्ध करवाना। तो ये इनका काम था। खास तौर पर दूर दराज के इलाकों में जहां बैंकिंग की कोई सुविधा नहीं थी, उन क्षेत्रों में इनका काम ज्यादा जिम्मेदारी वाला था। तो इसे 2 दायित्वों का निर्वहन करना था। कौन कौन से दायित्व थे, समाज के कमजोर वर्ग को सस्ती ब्याज दर पर उधार उपलब्ध करवाना, समाज के कमजोर वर्ग को सस्ती ब्याज दर पर उधार उपलब्ध कराना, जो उससे पहले साहूकारों पर ही निर्भर था, है ना, पीछे हम लोगों ने बात करी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लाने से जो साहूकार और व्यक्तिगत बैंकर थे उनका बाजार थोड़ा घटा। और दूसरा काम क्या था, ग्रामीण इलाकों में बचत को बढ़ावा देना। बैंकिंग आएगी, लोग जाके पैसे जमा करेंगे, तो थोड़ा बचत की टेंडेंसी उनमें आएगी और वहां उत्पादक गतिविधियों में सहयोग देना। उत्पादक गतिविधियों से मतलब बच्चों यहाँ ये है कि जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं या इस तरह की जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उनको ऋण मुहैया कराना, तो उत्पादक गतिविधियों में सहयोग देना। आरआरबी के लिए भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार एवं उसे प्रायोजित करने वाले बैंक पूंजी साझा करते हैं। यह अनुपात क्रमशः 50%, 15% और 35% का रहता है। क्या बात है ये, देखिए, एक आरआरबी का संचालन क्षेत्र राज्य में अधिसूचित जिलों तक ही सीमित होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो देखिए क्या है, क्या कह रहा है ये कि आरआरबी जो है रीजनल रूरल बैंक्स कहा जाता है। आरआरबीज का जो कैपिटल है, जो 100% पूंजी है इनकी, इसको 3 लोग व्यवस्था बनाते हैं इसके लिए। कौन कौन से लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, और एक होता है स्पॉन्सर बैंक, प्रायोजक बैंक। प्रायोजक बैंक इसमें कैपिटल शेयर करता है। प्रायोजक बैंक में कोई भी नेशनलाइज बैंक किसी भी क्षेत्र में, जैसे हमने बताया कि मान लीजिए इस क्षेत्र में उस एसबीआई है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजक, यहाँ पे पीएनबी है, यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो अलग अलग बैंक अलग अलग क्षेत्रों में उनको राइट दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो वो उनको अलग अलग क्षेत्रों में राइट दिया जाएगा कि आप यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग को रेगुलराइज करेंगे, संचालित करेंगे। तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा स्पॉन्सर बैंक या प्रायोजक बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कितनी कैपिटल देती है, 50% देती है। कौन देता है इसको, नाबार्ड देता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाबार्ड देगा 50%, स्टेट गवर्नमेंट देगी 15%।
जिस स्टेट में ये चल रहा होगा। स्पॉन्सर बैंक देगा 35%। तो इस तरह से आरआरबीज का 100% बनेगा और आरआरबीज का संचालन स्पॉन्सर बैंक करेगा। केलकर समिति की सिफारिशों को मानते हुए 1987 में नई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी गई। 1987 के बाद से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना को बंद कर दिया गया। अभी इस समय तक इनकी संख्या 196 थी। सामाजिक बैंकिंग की तरफ से अधिक झुकाव और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर वर्ग को कर्ज देने के चलते 1980 के दशक की शुरुआत में ये बैंक काफी घाटे में चले गए। तो उसी घाटे में जाने के कारण ही इनको ये सलाह दी गई कि आप जो है ना दें, अब नए नहीं खोले जाएंगे। घाटे में जाना लाजमी था। सोशल बैंकिंग करते हैं बेचारे ना, बहुत एडवर्स कंडीशन में बैंकिंग कर रहे थे। अभी तो धीरे धीरे करके चीजें सुधर रही हैं। बहुत एडवर्स कंडीशन में बैंकिंग कर रहे थे और जो इनका मार्केट था वो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। जिसने लोन लिया पैसा वापस नहीं किया तो क्या करिएगा। हालांकि बहुत सारे तरह के अत्याचार करते थे बैंक। जब इस तरह की जागरूकता नहीं थी तो बैंक लोगों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे, लेकिन बावजूद इसके भी घाटे में गए वो। अच्छा, जब वो देखते हैं बहुत सारा इसमें माल प्रैक्टिसेस भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। बहुत सारी गलत तरह की गतिविधियां, बैंकरप्सी और तमाम इस तरह के घपले घोटाले भी इसके लिए जिम्मेदार रहते हैं। तो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर वर्ग को कर्ज देने के चलते 1980 के दशक की शुरुआत में ये बैंक काफी घाटे में चले गए। 75 में बनाए गए, 80 तक जाते जाते मतलब घाटे में ही रहे। इन बैंकों के पुनर्गठन और मजबूती के लिए सरकार ने 2 समितियां बनाई, भंडारी समिति 1994-95 और वासु समिति 95-96। इन दोनों समितियों ने अपने अपने रिकमेंडेशंस दिए। 1998-99 में सरकार द्वारा कुछ गंभीर फैसले लिए जाने तक 196 बैंकों में से 171 बैंक घाटे में चल रहे थे, है ना। तो बहुत ही स्थिति खराब थी। तो ये इन समितियों ने जो सिफारिश दी थी, जो बताया कि इसको कैसे किया जाए कि घाटा कम हो, उसके लिए इन्होंने क्या बताया और सरकार ने क्या कठोर कदम उठाए। ये फैसले थे, रियायती लोन की बाध्यता समाप्त कर दी जाए और आरआरबी अपने कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दरें वसूलने लगे। तो एक तो ये बात हुई। लक्षित ग्राहक वर्ग, ग्रामीण जनता, कमजोर वर्ग को ही कर्ज देने की बाध्यता खत्म कर दी गई। यानी अब कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से कर्ज ले सकता था। उपरोक्त नीतिगत बदलावों के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाल निशान से उभरने लगे। सीएफएफ की अनुशंसा कि आरबीआई का उनका प्रबंधन करने वाले राष्ट्रीयकृत या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर देना चाहिए, अतः उसे भारत में त्रिस्तरीय बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। मतलब कि यह भी सिफारिश है कि उन बैंकों को क्या करें, आप उन बैंकों को उनको संचालित करने वाले बैंकों में मर्ज कर दें और वहीं का वहीं उनको चलने दें। अप्रैल 2020 तक देश में कुल 53 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे, जिनमें से 13 बैंकों के उनके पितृ सार्वजनिक बैंकों के साथ समामेलन की प्रक्रिया जारी थी। माना जाता है कि आने वाले समय में इनकी भूमिका नए छोटे बैंकों द्वारा निभाई जाएगी, जो स्थानीय स्तर पर काम करने के लिए बनाए जाएंगे। तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा। आज के क्लास में हमने क्या सीखा। आज के क्लास में हमने सीखा राष्ट्रीयकरण बैंकों का, और राष्ट्रीयकरण के अलावा अन्य प्रगति, वर्तमान समय तक बैंकिंग क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए गए हैं, वर्तमान समय तक के बैंकिंग सुधार।
और साथ ही साथ हमने जाना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में हमने देखा कि ये क्या करते हैं, इन कैसे काम करते हैं, किसको ऋण देते हैं, क्यों बनाए गए थे, ये सारी बातें हमने देखी। और जब भी कभी आपसे कोई प्रश्न ऐसा लिखने के लिए आता है जिसमें आपको यह लिखना हो कि ग्रामीण ऋण प्रवाह, रूरल क्रेडिट फ्लो, ग्रामीण ऋण प्रवाह की समस्या, तो ग्रामीण ऋण प्रवाह की समस्या के समाधान में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। राष्ट्रीयकरण बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने, बैंकों के, आज का प्रश्न क्या है वो देख लो आप, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थव्यवस्था पर बहुआयामी प्रभाव हुआ, बहुआयामी प्रभाव हुआ। विवेचना करें। तो ये आज हम लोग सीखा और आगे आपके लिए होमवर्क है कि आप बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर एक माइंडसेट डेवलप करें। इसके लिए आप अपने पास कुछ फैक्ट इकट्ठे करें, इसके लिए कुछ अपने पास एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर तैयार करें। राष्ट्रीयकरण निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, इसको आप जितने ज्यादा एंगल पर बना सकते हो उसको बनाने का प्रयास करिएगा। अनअकैडमी के एजुकेशन रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ कनेक्ट करें और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस क्लास के नोट्स के लिए आप ज्ञान तिवारी लाइव टेलीग्राम चैनल पे को सब्सक्राइब करें, वहां से इस क्लास के आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।